यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। 100 साल का प्रोग्राम, मोदी और आरएसएस की वो डील कि राहुल और इंडी गठबंधन का अगले कितने साल के लिए पैकअप हो गया है, आज आपको बताऊंगा। पीएम मोदी ने आरएसएस पर ऐसा क्या कह दिया भाई कि कांग्रेस को भयंकर आग लग गई। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी तक संघ की पाठशाला में कैसे बनते हैं राजनीति के टॉपर, राहुल गांधी आज देखेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। 48 घंटे में घुटनों पर आ गया है पाकिस्तान। मुनीर का ट्रॉफी चोर साला नकवी कैसे माफी मांगने लगा है भारत से, आज आपको दिखाऊंगा। इंडिया की एशिया कप वाली ट्रॉफी चुराने वाले मोहसिन नकवी को दुबई में जेल हो जाएगी क्या। साथ ही बात होगी नवमी पर मां की भक्ति का स्पेशल चैप्टर खुलेगा। मोदी से लेकर योगी तक कैसे डूब गए हैं नवरात्र के रंग में, आज आपको दिखाऊंगा। दुर्गा पूजा के पंडाल में ट्रंप, कहीं ड्रोन वाली अनोखी रामलीला, नवरात्र की गजब तस्वीरें आपके लिए लेकर आया हूं इस चैप्टर में। और आखिर में 21 दिन 21 अटैक, यूपी में आदमखोर भेड़िए के खात्मे के लिए अब सीएम योगी ने क्या आदेश दिया है, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और सबसे आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, और आज उसमें बात होगी कि सोचा है कभी कि ना 8 दिन ना 10 दिन, नवरात्र 9 दिनों का ही क्यों होता है, आज आपको यह भी बताऊंगा सोचा है कभी। पाठशाला की पहली क्लास, 100 साल का प्रोग्राम, मोदी और संघ की वो डील कि राहुल और इंडी का अगले कितने साल के लिए पैकअप हो गया भाई। पीएम मोदी ने आरएसएस पर ऐसा क्या कहा कि कांग्रेस को भयंकर आग लग गई। और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी तक संघ की पाठशाला में ये राजनीति के टॉपर बनते कैसे हैं, राहुल गांधी भी आज देखेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। आज सबसे पहले इसका चैप्टर। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी खबरें खूब उड़ी कि बीजेपी और आरएसएस के बीच बहुत तनाव है। नरेंद्र मोदी और संघ के बीच मामला ठीक नहीं है। इंडी गठबंधन वाले भी खूब माहौल बना रहे थे और अपने लिए मौका देख रहे थे। लेकिन एक साल के अंदर ही देखिए कि कैसे पूरा नैरेटिव खत्म होता चला जा रहा है। इसी साल मार्च में नरेंद्र मोदी 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर आरएसएस के हेडक्वार्टर गए। 15 अगस्त के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की राष्ट्र सेवा के लिए जमकर तारीफ की। फिर पीएम मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की उनके 75वें जन्मदिन पर देश के कई बड़े अखबारों में लेख लिखकर तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि आरएसएस से जुड़ा होना कोई माइनस पॉइंट नहीं है। यानी एक जो धारणा बनाई जा रही थी कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं, बीजेपी अब संघ से अलग है, या बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, वो धारणा नरेंद्र मोदी ने खुद सक्रिय होकर खत्म कर दी। क्योंकि बीजेपी जानती है, नरेंद्र मोदी जानते हैं कितना भी वो काम कर लें, लेकिन संघ जिस तरह से जमीनी स्तर पर काम करता है, दोनों की जुगलबंदी जरूरी है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ये काम लगातार कर रहे हैं। जैसे आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा काम किया जो संघ के लिए आजाद भारत के इतिहास में कोई नहीं कर सका। आजादी के बाद पहली बार आज ऐसा हुआ कि आरएसएस पर डाक टिकट जारी हुआ है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की किसी करेंसी पर भारत माता और संघ के स्वयंसेवक दिखे। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने संघ पर विशेष डाक टिकट और 100 रुपए का खास सिक्का जारी किया। मतलब संघ के लिए आज पीएम मोदी ने फ्रंट फुट पर खुद बैटिंग की। पीएम मोदी ने संघ के लिए क्या क्या कहा, संघ का वो कौन सा खास गिफ्ट है उन्होंने दिया संघ को, वो भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पीएम मोदी और संघ की जुगलबंदी को देखकर विपक्ष को कैसे ऊपर से नीचे तक आग लग गई है। क्योंकि विपक्ष तो लोकसभा चुनाव से यही माहौल बना रहा था कि भाई दोनों में खटपट है, 75 साल बाद मोदी रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद उनका नंबर आएगा। लेकिन आज तो उल्टा हो गया। अब तो यह चीज और पुख्ता हो गई कि पीएम मोदी तो अभी कहीं नहीं जाने वाले। पूरा संघ पीएम मोदी के साथ डटकर खड़ा है। और आज संघ और नरेंद्र मोदी की जबरदस्त ट्यूनिंग पर इंडी वाले क्या बोल रहे हैं, उनको कैसे आग लग गई है, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक संघ की पाठशाला में राजनीति के टॉपर बने, राहुल गांधी को इससे क्या सबक लेना चाहिए, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो आज हुआ है, जिससे बड़ी आग लगी है विपक्ष को, उसकी एक झलक देखिए।
शून्य से एक शतक बने, शून्य से एक शतक बने। अंक की मन भावना, भारती की जय विजय हो, ले हृदय में प्रेरणा। कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की कैसे तारीफ की और उस तारीफ को सुनकर कैसे विपक्ष संघ पर टूट पड़ा, यह सब बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि आज पीएम मोदी ने संघ के 100 साल पर क्या खास तोहफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की 100 साल की यात्रा की स्मृति में एक खास डाक टिकट जारी किया और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया। 100 रुपए के सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अंकित है और दूसरी तरफ सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि अंकित है। भारत माता की छवि के साथ ही स्वयं सेवकों को भक्ति और समर्पण भाव से उनके समक्ष नतमस्तक दिखाया गया। अब जिन लोगों का सिक्का आजकल पॉलिटिक्स में नहीं चल रहा, अब सोचिए उन लोगों को यह सिक्का देख के कितनी आग लगी होगी। भारत माता भी दिख रही हैं और संघ के स्वयं सेवक भी दिख रहे हैं 100 रुपए के सिक्के में। पीएम मोदी ने बताया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि अंकित की गई। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है, राष्ट्रीय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम। इसका अर्थ होता है कुछ मेरा नहीं है, हमारा सब कुछ राष्ट्र के प्रति समर्पित है। भारत माता की तस्वीर के साथ स्वयंसेवकों की छवि अंकित कर आज पीएम मोदी ने संघ के उन आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया जो संघ की राष्ट्र प्रेम की भावना पर सवाल उठाते हैं। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इसका इंपैक्ट कैसे राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की 2047 तक की पॉलिटिक्स का पैकअप कर देगा। 2047 का भारत तत्वज्ञान और विज्ञान, सेवा और समरता से गढ़ा हुआ वैभवशाली भारत हो, यही संघ की दृष्टि है, यही हम सब स्वयंसेवकों की साधना है और यही हमारा संकल्प है। संघ बना है राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था से, संघ चला है राष्ट्र के प्रति अगाध सेवा के भाव से, संघ तपा है त्याग और तपस्या की अग्नि में, संघ निखरा है संस्कार और साधना के संगम से, संघ खड़ा है राष्ट्र धर्म को जीवन का परम धर्म मान करके। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी संकेत दिया कि 2047 को भारत को विकसित बनाने का जो सपना उनका है, वही संघ का भी सपना है। पीएम मोदी ने खुद को स्वयंसेवक बताते हुए कहा कि यही उनका संकल्प है। पीएम मोदी के इसी बयान का यह मतलब निकाला जा रहा है कि पीएम मोदी अभी कहीं नहीं जाने वाले और उनके पीछे पूरा संघ खड़ा है। संघ के पीछे खड़े होने का मतलब यह है कि अब इंडी गठबंधन के लिए आगे कोई मौका नहीं बन पाएगा। एक मौका इन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में हाथ आता लगा था, क्योंकि तब बीजेपी की तरफ से बातें भी हुई थी कि उन्हें अब संघ की जरूरत नहीं रह गई वगैरह वगैरह। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 240 सीट पर आ गई। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी और संघ ने फिर से साथ मिलकर जोर लगाया और उसका नतीजा यह हुआ कि चुनाव के बाद चुनाव बीजेपी ने जीते। आप देखिए 2024 के बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद बीजेपी हरियाणा जीती, बीजेपी महाराष्ट्र जीती और उसके बाद दिल्ली 26 साल बाद बीजेपी ने वहां सरकार बनाई। और बात सिर्फ इलेक्शन जीतने की नहीं है। आज पीएम मोदी ने देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसका जिक्र किया और यह भी कहा कि इन चुनौतियों से निपटने का रोड मैप भी आरएसएस के पास है। यानी पीएम मोदी ने साफ मैसेज दे दिया बॉस कि किसी को आग लगती है तो लगे, लेकिन संघ को साथ लेकर ही देश चुनौतियों से निपट सकता है। सुनिए एक बार। आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। आज राष्ट्र के सामने ऐसे संकट खड़े हो रहे हैं जो हमारी एकता, हमारी संस्कृति और हमारी सुरक्षा पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। अलगाववादी सोच, क्षेत्रवाद, कभी जाति, कभी भाषा को लेकर विवाद, कभी बाहरी शक्तियों द्वारा भड़काई गई विभाजनकारी प्रवृत्तियां, ये सब अनगिनत चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है। सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। बीजेपी और संघ का यही समीकरण रहा तो फिर इंडी वालों के लिए आगे कोई चांस बनने वाला नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी में लगे हुए हैं। आज संघ के सम्मान में पीएम मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया और इस डाक टिकट पर संघ के 100 सालों की सेवा का जिक्र है। राष्ट्रभक्ति, सेवा और अनुशासन लिखा है। इसके साथ ही आरएसएस के स्वयंसेवकों की वो तस्वीर भी छपी है जब आरएसएस के स्वयंसेवक 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे। ये तस्वीरें 1963 की हैं जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और तब दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस के स्वयंसेवक पहुंचे थे। ऐसा दावा किया जाता है कि खुद जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया था। तब जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को देशभक्तों का संगठन कहा था। आरएसएस के 3000 स्वयंसेवक कम समय में दिल्ली पहुंचे और फुल ड्रेस के साथ रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए। लेकिन संघ के इस दावे पर कांग्रेस सवाल उठाती रही है। इस बात को लेकर बहुत विवाद हो चुका है। लेकिन आज डाक टिकट में 1963 का जिक्र करके पीएम मोदी और संघ ने बता दिया कि संघ के खिलाफ एजेंडा चलाने से संघ बैकफुट पर ना जाने वाला। इतना ही नहीं, विपक्ष अक्सर आजादी के आंदोलन का नाम लेकर भी संघ को टारगेट करता है कि संघ का उसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन संघ के योगदान पर सवाल उठाने वालों को आज पीएम मोदी ने तगड़ा जवाब दिया। एक बार वो भी सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस को कैसे आज आग लगी हुई है। आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। 1942 में 1942 में जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए और भाव एक ही रहा, राष्ट्र प्रथम। ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी और आजादी के बाद भी आरएसएस के योगदान को याद दिलाया तो कांग्रेस को आग लग गई। आरएसएस के लिए कांग्रेस ने कहा कि जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस वो संगठन है जिसका एक भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल ही नहीं गया। आरएसएस वो संगठन है जो महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों और क्रांतिकारियों को अराजक कहकर ब्रिटिश शासन के पक्ष में काम करता रहा। कांग्रेस ने तो देश के बंटवारे का आरोप भी आरएसएस पे मढ़ दिया। यह भी आरोप लगाया कि देश में अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है। कांग्रेस के नेता आरएसएस को कोसने में कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर इसकी सच्चाई भी बताता हूं। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? आज उनकी सराहना इसलिए करी जाए कि आजादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे? प्रधानमंत्री को चाहिए कि आरएसएस के बनने के बाद 25 साल आरएसएस का क्या रोल रहा है, 1925 से लेके और 1947 और 48 तक, वो रोल बताएं ताकि देश के लोगों को ये समझने में आसानी रहे कि देशभक्ति की परिभाषा क्या होती है। आप
फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ रहे, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिमायत में खड़े हो गए। जो लोग कहते हैं कि संघ ने आजादी की लड़ाई में कुछ किया ही नहीं, उन्हें संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानना चाहिए कि वो 2 बार जेल गए थे। पहली बार वो अगस्त 1921 में नागपुर जेल गए, जब ब्रिटिश राज ने उनके भाषण देने पर रोक लगा दी थी और वो उन्होंने नहीं माना। उन्हें 1 साल की जेल हुई और वो जुलाई 1922 में रिहा हुए। दूसरी बार वो 1930 में बापू के नमक सत्याग्रह के दौरान अकोला जेल गए। उन्हें 9 महीने जेल की सजा हुई थी। कांग्रेस से मतभेद होने के बावजूद डॉक्टर हेडगेवार और संघ के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। जो लोग आजादी की लड़ाई में संघ के योगदान पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि कैसे बंटवारे के वक्त जब शरणार्थी पाकिस्तान से जान बचाकर आए थे तो संघ के स्वयंसेवकों ने ही उनकी मदद की थी और अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उस वक्त संघ को लेकर शरणार्थियों में ऐसा भरोसा बढ़ गया था कि शरणार्थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्यादा संघ के स्वयंसेवकों पर भरोसा करते थे। आरएसएस के बड़े प्रचारक श्रीधर पराधर और माणिक चंद्र वाजपेयी के मुताबिक बंटवारे के वक्त अमृतसर में संघ ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की मदद के लिए कैंप्स तक लगाए। इसी तरह के कैंप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी लगाए थे। जब वेस्ट पंजाब से अमृतसर स्टेशन पर ट्रेन आती थी तो संघ के स्वयंसेवक काले रंग की कैप पहनकर स्टेशन आते थे और उसी स्टेशन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सफेद कैप पहनकर आते थे। ट्रेन से आने वाले ज्यादातर शरणार्थी कैप का रंग देखकर संघ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अंतर करते थे और ज्यादातर लोग संघ के स्वयंसेवकों के कैंप में जाते थे क्योंकि उन्हें कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं था। उनके अंदर कांग्रेस को लेकर गुस्सा था। शरणार्थियों के अंदर यह भाव था कि कांग्रेस की वजह से उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर रिफ्यूजी बनना पड़ रहा है। और आज कांग्रेस के नेता वो सवाल पूछ रहे हैं कि आरएसएस ने कानी उंगली की छोटा नाखून भी नहीं कटवाया। आज संघ की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने भी आजादी से पहले और आजादी के बाद संघ ने क्या किया उसके बारे में बताया। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे 62 की जंग हो या 71 की जंग, कोई प्राकृतिक आपदा हो, कोविड हो, हर मुश्किल घड़ी में स्वयंसेवक सेवा भाव के साथ तत्पर रहे। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जैसे दिग्गज भी संघ की सेवा भाव को देखकर हैरान थे। सुनिए एक बार पीएम क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि कलाम साहब ने कैसे आरएसएस को प्रेज किया था, उसकी तारीफ की थी। खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना, ये हर स्वयंसेवक की पहचान है। याद करिए 1962 के युद्ध का वो समय, संघ के स्वयंसेवकों ने दिन रात खड़े रहकर सेना की मदद की, उनका हौसला बढ़ाया, सीमा पर बसे गांवों में मदद पहुंचाई। एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चित्रकूट गए थे। वहां उन्होंने नानाजी देशमुख जिस कार्य को कर रहे थे उस आश्रम स्थान को देखा था, वहां के सेवा कार्य देखे, वो हैरान रह गए थे। उसी प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जब नागपुर गए तो वो भी संघ के अनुशासन, संघ की सादगी, उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की बात करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी का जिक्र किया। दरअसल राष्ट्रपति पद पर रहते हुए 1 नवंबर 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मध्य प्रदेश के चित्रकूट गए थे और आरएसएस प्रचारक नानाजी देशमुख से मिले थे। तब डॉक्टर कलाम ने नानाजी देशमुख के प्रयासों की तारीफ की थी और डॉक्टर कलाम ने तब कहा था कि मैं चित्रकूट में नानाजी देशमुख और उनकी टीम से मिला, जो दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है। इस संस्था ने जिस अनोखे तरीके से गांव में विकास का मॉडल अपनाया है वो भारत के लिए बहुत उपयुक्त है। डॉक्टर कलाम ने दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट की उन प्रयासों की तारीफ की थी जिसमें चित्रकूट के 80 गांव में कोई विवाद ही नहीं था। ये विवाद आपस में ही सुलझा लिए जाते थे, अदालत जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इतना ही नहीं, साल 2014 में डॉक्टर अब्दुल कलाम नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर गए थे। वहां उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि तक दी थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी संघ की तारीफ की थी। साल 2018 में प्रणब मुखर्जी नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर गए थे। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जन्मस्थान पर गए थे और वहां उन्होंने विजिटर बुक में लिखा था कि आज मैं यहां भारत माता के एक महान सपूत के प्रति अपना सम्मान जाहिर करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूं। पीएम मोदी के मुंह से आरएसएस की तारीफ सुनकर आम आदमी पार्टी तक भड़क गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इसी आस में थी कि संघ की पीएम मोदी को रिटायरमेंट का रास्ता दिखाएगा।
इसके लिए तो अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी भी लिख दी थी और इसलिए आम आदमी पार्टी का गुस्सा भड़क गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरएसएस पर सवाल उठाते हुए संघ को दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी बताया। संजय सिंह को भी सुनिए। 100 वर्षों में इस देश की 85% लोगों की हिस्सेदारी आरएसएस में क्यों नहीं हुई? 100 वर्षों में एक भी दलित आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी आदिवासी आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? तो आप इसको एक दकियानूसी सोच वाला, एक संकुचित सोच वाला संगठन कह सकते हैं जो संविधान के खिलाफ है। जो लोग संघ पर भेदभाव और जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि जब महात्मा गांधी आरएसएस के कैंप में गए थे तो क्या हुआ। 25 दिसंबर 1934 को महात्मा गांधी वर्धा में आरएसएस के कैंप में गए थे। वहां आरएसएस के नेता अप्पाजी जोशी ने महात्मा गांधी को पूरा कैंप घुमाया। गांधी जी वर्धा कैंप के आयोजन की प्लानिंग को लेकर हैरान थे। उन्हें तब और हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि स्वयंसेवक बिना किसी जाति या दूसरे भेदभाव के बिना एक साथ काम कर रहे हैं। पूछताछ पर स्वयंसेवकों ने गांधी जी को बताया कि यहां ब्राह्मण, मराठा या दूसरे वर्गों का कोई भेद आपस में है ही नहीं। गांधी जी को बताया गया कि कई स्वयंसेवक तो एक दूसरे की जाति तक नहीं जानते, ना ही उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी है। गांधी जी इस बात से हैरान थे और उन्होंने अप्पाजी जोशी से पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया भाई? छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना तो नामुमकिन जैसा है, संघ में यह कैसे संभव हो पा रहा है? तब अप्पाजी जोशी ने कहा कि सब में एक ही भावना है कि वो सब हिंदू हैं। यह डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की वजह से संभव हो पाया है। जो संघ तब से स्वयंसेवकों की एक पहचान लेके चल रहा है कि वो हिंदू हैं, उनको आम आदमी पार्टी के नेता ज्ञान दे रहे हैं कि अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया। यही बात आज नरेंद्र मोदी ने भी कही कि हर हिंदू एक ही परिवार है भाई। हिंदू समाज को जातियों में बांटकर राजनीति करने वाले इसी बात से डरते हैं कि हिंदू ने खुद को एक कर लिया और जातियों में नहीं बटा तो उनकी ताकत कैसे बढ़ेगी। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा है इस पर। डॉक्टर साहब से लेकर आज तक संघ की हर महान विभूति ने, हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान। इसे लेकर संघ देश के कोने कोने में गया है। कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। संघ की पाठशाला से हिंदुत्व के संस्कार मिलते हैं और संघ की इसी पाठशाला में तब कर राजनीति के टॉपर भी निकलते हैं और नरेंद्र मोदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अटल बिहारी वाजपेयी इसका बड़ा उदाहरण है। संघ ने देश को 2-2 प्रधानमंत्री दिए हैं और ये लोग राजनीति के टॉप पर इसलिए पहुंचे क्योंकि संघ में रहते हुए इन्होंने पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे नाम के एक पॉपुलर फेसबुक पेज को इंटरव्यू दिया था और खुद बताया था कि वो कैसे अहमदाबाद में आरएसएस के कार्यालय में साफ सफाई करते रहते थे, बर्तन धोते थे और संघ के फुल टाइम प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी ने तब बताया था कि हिमालय से लौटने के बाद मुझे पता था कि अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताना चाहता हूं। लौटकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया। बड़े शहर में रहने का यह पहला अनुभव था। यहां अपने चाचा की कैंटीन में उनकी मदद करनी शुरू की। यहीं पर मैं संघ का फुल टाइम प्रचारक बन गया। हमें कई तरह के काम करने के मौके मिले। संघ के दफ्तर की सफाई करता था, सहयोगियों के लिए चाय और भोजन तक बनाया, यहां तक कि बर्तन भी साफ किए। तो जो राहुल गांधी सोचते हैं कि वोट चोरी करके शायद नरेंद्र मोदी जीत जाते होंगे, ईवीएम हैक करके जीत जाते होंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि संघ की पाठशाला में ऐसी घिसाई होती है नेताओं की कि वो राजनीति के टॉपर बनते हैं। वो इतने नीचे लेवल से ऊपर उठते हैं कि उनको पता है कि निचले स्तर पर चल क्या रहा है, गरीब आदमी सोच क्या रहा है, उसकी तकलीफ क्या है। राहुल गांधी ने वो देखा ही नहीं, कैसे समझे? संघ का प्रचारक होना कोई आसान काम नहीं होता बॉस। प्रचारक को अपना घर, परिवार, नौकरी सब कुछ छोड़कर पूरा समय
संघ को समर्पित करना होता है। इसलिए प्रचारक बनने के लिए देश के प्रति अत्यंत उच्च स्तर की भक्ति और समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। प्रचारक का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता है और देर रात को जाकर खत्म होता है। एक प्रचारक के लिए देश खुद से भी पहले आता है। वो देश के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रचारक अपनी पसंद का काम और कार्य क्षेत्र नहीं चुनते, वो एक ही काम, एक ही मिशन में लगे रहते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 8 साल की उम्र में ही आरएसएस में शामिल हो गए थे। सुबह 4:30 बजे उठना, 18 से 20 घंटे काम करना संघ की ट्रेनिंग का नतीजा है बॉस। किसी भी मुद्दे पर चर्चा के बाद फैसला लेने की क्षमता भी संघ की बैठकों से तैयार होती है। संघ में सिखाया जाता है कि संवाद और चर्चा के जरिए किसी भी मुद्दे पर आम सहमति कैसी बनाई जाए। नरेंद्र मोदी का संघ से जुड़ाव बहुत पुराना है। नरेंद्र मोदी का आरएसएस से पहला परिचय 8 साल की उम्र में हुआ। 1971 में जब मोदी 21 साल के थे, तब वो संघ के फुल टाइम कार्यकर्ता बन चुके थे। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बताया था कि वो संघ के संपर्क में कैसे आए और कैसे उनका पूरा जीवन बदल गया। बचपन में कुछ न कुछ करते रहना ये स्वभाव था मेरा। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बोला या नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे। माकोसी सोनी ऐसे कुत्ते भी थे। अब वो एक बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास, और देशभक्ति के गीत, और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे गांव में आते थे तो अलग अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे, तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था। मुझे मजा आता था। क्यों आता था वो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ूं मैं देश के काम आऊं। अगर व्यायाम करता हूं मैं ऐसा व्यायाम करो मेरा शरीर भी देश को काम आए। संघ में जाने के बाद ही नरेंद्र मोदी को पता चला कि जीवन का मकसद क्या होता है। इसके बारे में पीएम मोदी ने मार्च 2025 में लेक्स फ्रिडमैन के साथ इंटरव्यू में कहा था कि आरएसएस आपको जीवन के उद्देश्य की तरफ जाने का रास्ता दिखाता है। संघ बताता है कि लोगों की सेवा ईश्वर की सेवा करने के समान है। इसी तरह से अमित शाह भी संघ की भट्टी से तप कर निकले हुए हैं। अमित शाह ने 13 साल की उम्र में 1977 के लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था। अमित शाह ने 1977 में सरदार पटेल की बेटी मणिबेन के लिए मेहसाणा में प्रचार किया। गली गली घूमकर अमित शाह मणिबेन के समर्थन में पोस्टर चिपकाते थे। 1980 में 16 साल की उम्र में अमित शाह संघ के स्वयंसेवक बन चुके थे। अमित शाह संघ के सम्मेलनों की तैयारी के लिए अलग अलग जगहों पर जाते थे। संघ के काम के लिए अमित शाह साइकिल से या पैदल जाते थे। रात रात भर जागकर लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करते थे। इस दौरान अमित शाह ने संघ के कई शोध कार्यों में भी योगदान दिया। अमित शाह जब संघ के छोटे कार्यकर्ता थे तो अपना समय स्वामी वामदेव के साथ बिताते थे। अमित शाह जगह जगह जाकर भिक्षा मांगते थे और दिन भर में 2 रुपए उनको मिलते थे। इसी तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर भी संघ का गहरा असर रहा। अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने शुरुआती दिनों से ही संघ से जुड़े रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 1939 में 16 साल की उम्र में संघ के संपर्क में आए। 8 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी लगातार संघ के लिए काम करते रहे। 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। 1941 से 1944 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने संघ के ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग ली। 1947 में अटल बिहारी वाजपेयी संघ के फुल टाइम प्रचारक बने। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी संघ से जुड़ी पत्रिकाओं राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन के लिए काम करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी गांव-गांव जाकर संघ का प्रचार करते, शाखाएं लगवाते। संघ के काम के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कानून की पढ़ाई तक छोड़ दी। 1953 में 29 साल की उम्र में कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समर्थन में अनशन तक किया। अटल जी जब संघ के संपर्क में आए तो उस समय भी उनके अंदर देश प्रेम की प्रबल भावना थी। 10th क्लास में ही अटल जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन मेरा परिचय लिख दी थी, जो उनकी पहचान बन गई थी। जिन लोगों ने जन्मदिन के केक प्लेन में काटे हों, वो ये जीवन जीने वालों का भाव समझ ही नहीं सकते कि कैसे गरीबी को देखते हुए वहां से उठकर लोग जो हैं वो शीर्ष पद तक पहुंचे।
और इसलिए उनको पता है कि वहां जो नीचे रह गया है उसको कैसे ऊपर लाना है, क्यों ऊपर लाना है। और इसीलिए जब संघ और बीजेपी साथ आ रहे हैं पहले की तरह, तो कईयों के लिए अब आगे मौका नहीं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाता हूं 48 घंटे में घुटनों पर आ गया पाकिस्तान। मुनीर का ट्रॉफी चोर साला नकवी जो है वो माफी मांगने लगा भारत से। इंडिया की एशिया कप वाली ट्रॉफी चुराने वाले मोहसिन नकवी को दुबई में जेल हो जाएगी क्या? अब इसका चैप्टर। बेशर्मी क्या होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष मोहसिन नकवी इसका परफेक्ट उदाहरण है, जो भारत की जीती हुई एशिया कप की ट्रॉफी उठा के भाग तो गया, लेकिन अब यही ट्रॉफी उसके गले की हड्डी बन गई है, जो ना निगलते बन रही है और ना उगलते बन रही है। मोहसिन नकवी की टांगें कांप रही होंगी, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि भारत अब उससे एशिया कप की ट्रॉफी तो वापस ले ही लेगा, लेकिन अब उसकी एसीसी चीफ वाली कुर्सी भी छीनी जाएगी और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी वो पद भी उसके हाथ से जाने का खतरा है। मोहसिन नकवी इतना घबराया हुआ है कि उसके दिमाग ने काम करना शायद बंद कर दिया। वो कभी भारत से माफी मांग रहा है, कभी कह रहा है कि वो माफी नहीं मांगेगा, कभी कह रहा है कि भारतीय टीम को ट्रॉफी उसके हाथ से ही लेनी पड़ेगी, तो कभी कह रहा है कि भारत दुबई आकर उसके दफ्तर से ट्रॉफी लेके जाए। दरअसल 48 घंटे में ही मोहसिन नकवी की अकल ठिकाने आ चुकी है। वो समझ चुका है कि उसने भारत की ट्रॉफी चोरी करके कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। उसे ट्रॉफी तो लौटानी ही पड़ेगी, ऊपर से इज्जत भी जाएगी सो अलग। भारत ने भी अब तय कर लिया कि मोहसिन नकवी से सिर्फ ट्रॉफी वापस नहीं लेनी, बल्कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो खुद को क्रिकेट का बादशाह समझ रहा है, वो कुर्सी भी ले लेनी है इससे। भारत, पाकिस्तान में मोहसिन नकवी के खिलाफ भयंकर मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। उससे इस्तीफा मांगा जा रहा है। कैसे उसके काले चिट्ठे खुल गए हैं और कैसे उसे डर सता रहा है कि कहीं दुबई की पुलिस ही उसे पकड़कर जेल में न डाल दे, आज आपको सब दिखाऊंगा। कैसे मोहसिन नकवी ने भारत से माफी मांगी है यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान की नई बेइज्जती का ट्रेलर देख लीजिए। इतनी जबरदस्त थूथू होने के बावजूद ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कल एसीसी की बैठक में भारत से झाड़ सुनने के बाद नकवी के नखरे खत्म नहीं हो रहे। आप देखिए कि मोहसिन नकवी अब क्या ड्रामे कर रहा है। कल एसीसी की बैठक में मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी चोरी करने पर भारत से माफी मांगने से इनकार कर दिया था। कह रहा था कि भारतीय टीम को अगर ट्रॉफी लेनी है तो उसी के हाथ से लेनी होगी। लेकिन आज खबर आई कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांग ली है। उसने सफाई दी है कि उसे बताया ही नहीं गया था कि भारतीय टीम उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगी। लेकिन फिर नकवी ने खुद कह दिया कि ट्रॉफी चोरी करके उसने कुछ भी गलत नहीं किया। नकवी ने कहा कि उसने बीसीसीआई से माफी नहीं मांगी है और ना ही कभी मांगेगा। नकवी ने कहा कि अगर ट्रॉफी वापस चाहिए तो सूर्य कुमार यादव दुबई के एसीसी हेडक्वार्टर में उसके दफ्तर आकर ट्रॉफी ले जाए। यानी मोहसिन नकवी के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है। कभी माफी मांग रहा है, कभी कह रहा नहीं मांगूंगा, कभी कह रहा ट्रॉफी दूंगा, कभी कह रहा कि आके ले जाओ। मोहसिन नकवी समझ चुका है कि ट्रॉफी तो उसे लौटानी पड़ेगी, इसलिए अब वो अपनी इज्जत बचाने के रास्ते खोज रहा है। पूरा पाकिस्तान भी अगर भारत के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाए फिर भी मोहसिन नकवी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। यह मोहसिन नकवी भी जानता है और पूरा पाकिस्तान भी। पाकिस्तानियों की हालत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि उन्हें पता है कि मोहसिन नकवी ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं चुराई, बल्कि पूरे पाकिस्तान की इज्जत नीलाम कर दी और अब भारत उसे बख्शने के मूड में नहीं। कल एसीसी की बैठक का बहिष्कार करने की धमकी देकर भारत ने अपने तेवर दिखा दिए थे। बीसीसीआई ने बैठक में कह दिया था कि मोहसिन नकवी जल्द से जल्द एसीसी को ट्रॉफी लौटाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और यह सिर्फ धमकी नहीं है, भारत एसीसी में मोहसिन नकवी के खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार कर रहा है। भारत ने कहा है कि नकवी ने ट्रॉफी चोरी करके एसीसी और आईसीसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। नवंबर में आईसीसी की आम बैठक होनी है, जिसमें भारत मोहसिन नकवी को एसीसी के अध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग करेगा। खबर तो यह भी है कि मोहसिन नकवी ने भारत से डरकर ट्रॉफी पर कब्जा छोड़ भी दिया है। वो दुबई में एसीसी दफ्तर में ट्रॉफी छोड़कर पाकिस्तान भाग गया है। सोशल मीडिया पर एशिया कप ट्रॉफी की यह तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने चुराई हुई ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को हैंडओवर कर दी है और अब ट्रॉफी दुबई में एसीसी के रीजनल ऑफिस में रखी हुई है। बताया जा रहा है कि अब अगले कुछ दिनों में ट्रॉफी भारत आ सकती है। हालांकि बीसीसीआई या एसीसी की तरफ से इस खबर की पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत तो ट्रॉफी लेकर ही मानेगा। मोहसिन नकवी ने पूरे पाकिस्तान की नाक कटवा दी,
ये खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। इधर भारत मोहसिन नकवी को ठोकने का इंतजाम कर रहा है, उधर पाकिस्तान में मोहसिन नकवी की फजीहत हो रखी है। शोएब अख्तर ने तो मोहसिन नकवी समेत पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही हेडलेस चिकन बता दिया। हेडलेस चिकन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास दिमाग ना हो। शोएब अख्तर ने कहा कि मोहसिन नकवी को क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो अपने सलाहकारों के दिमाग से पीसीबी चला रहा है। मोहसिन नकवी ने डिविजनल और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ही खत्म कर दिया। मोहसिन नकवी की सोच ये है कि सारा कंट्रोल सिर्फ मेरा होगा, किसी के साथ सत्ता बांटनी ही नहीं। अब सोशल मीडिया पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोहसिन नकवी को निकम्मा और नालायक भी बता रहे हैं। सुनिए। यानी पाकिस्तान में ही लोग जानते हैं कि मोहसिन नकवी का एक ही टैलेंट है, उनका एक ही चीज उनके पक्ष में है, और वो ये कि वो मुनीर के साले हैं। मुनीर उनका जीजा है, वरना वो इस लायक नहीं कि वो पीसीबी के चेयरमैन बनते। भारत की ट्रॉफी चोरी करके मोहसिन नकवी ने भारत से पंगा लिया, जिसकी सजा तो उसे मिलेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लगातार मोहसिन नकवी को सजा दे रहे हैं। मीम्स वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो रहा है। ये लेटेस्ट मीम देखिए, इसमें भिखारी बना मोहसिन गधे पर बैठा है। जैसे ही सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी उठाते हैं, वो ट्रॉफी छीन के भाग जाता है। सोशल मीडिया पर लोग बीसीसीआई को एक जबरदस्त सलाह भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहसिन ने ट्रॉफी दुबई में चुराई है, उसके खिलाफ दुबई में केस दर्ज करवा दो। अगर बीसीसीआई ने यह सलाह मान ली तो मोहसिन नकवी को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि दुबई में चोरी के जुर्म में मोहसिन को 1.5 साल जेल की सजा हो सकती है। ट्रॉफी गबन करने के आरोप में 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। धोखाधड़ी के आरोप में 7 साल की जेल हो सकती है। लेकिन यह दूर की बात है, यह सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा है। पर अब तो मोहसिन नकवी भी सोच रहा होगा कि भगवान ही मालिक है उसका। पर पाठशाला में हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। महानवमी पर मां की भक्ति का स्पेशल चैप्टर। मोदी से लेकर योगी तक कैसे नवरात्र के रंग में डूब गए। दुर्गा पूजा के पंडाल में ट्रंप, कहीं ड्रोन वाली अनोखी रामलीला। नवरात्र की गजब तस्वीरों का चैप्टर अब खोलते हैं। आज महानवमी है और इस वक्त दुर्गा पूजा के पंडालों की रौनक देखते बन रही है। ऐसे ऐसे पंडाल तैयार किए गए बॉस, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएं। कहीं देश के दुश्मनों को अपने ही अंदाज में मैसेज दिया गया है, कहीं महिषासुर के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिखा दिया गया है। दुर्गा पूजा के ऐसे ऐसे पंडाल बनाए गए हैं, माता की ऐसी छवियां गढ़ी गई हैं जिसे देखकर मन गदगद हो जाएगा। कहीं पंडाल में अद्भुत लाइटिंग की गई, कहीं प्रसिद्ध इमारतों की थीम पर पंडाल का निर्माण हुआ है। नवरात्रि में मां भगवती की आराधना करने के लिए पीएम मोदी भी दुर्गा पंडाल में गए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मां दुर्गा के कन्या स्वरूप यानी छोटी बच्चियों का पूजन किया और उनके पैर धोए, आरती की। आई लव मोहम्मद विवाद भी दुर्गा पूजा के पंडालों तक पहुंच गया। दुर्गा पूजा के पंडाल के पास आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लगाने का मामला सामने आया है। यह पोस्टर किसने और क्यों लगाया, इसकी भी जांच की जा रही है। आपको दुर्गा पूजा के पंडालों की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, आई लव मोहम्मद विवाद के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। आज नवमी है और आज नवरात्रि के 9 दिन के व्रत का समापन हो गया। कल विजयदशमी यानी दशहरा है। दशहरे से पहले आज पूरे देश में मां दुर्गा की आराधना और पूजा हो रही है। दुर्गा पंडालों में भक्तों की भीड़ आ रही है। क्या आम क्या खास, हर कोई माता की आराधना में लीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा की भक्ति में लीन दिखाई दिए। पीएम मोदी कल दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल गए थे। पीएम मोदी ने मां भगवती की पूरे विधि विधान से आरती की, पूजा की और काफी देर तक दुर्गा पूजा पंडाल में रुके रहे। पीएम मोदी खुद सालों से नवरात्रि का व्रत रखते आ रहे हैं। खुद बता चुके हैं कि नवरात्रि के व्रत के दौरान सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहते हैं पीएम। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवमी के मौके पर गोरखपुर में कन्या पूजन किया। सीएम योगी ने नवदुर्गा के रूप में कन्याओं का पूजन किया। योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं के पांव धोए, कन्याओं को चुनरी ओढ़ाई। पूरे भक्ति भाव से सीएम योगी ने एक एक कन्या से आशीर्वाद लिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं की आरती की। कन्याएं बैठी हुई थीं और सीएम योगी उनकी आरती कर रहे थे। हाथ में आरती की थाल और घंटी लेकर सीएम योगी ने यह प्रक्रिया पूरी की। कन्या पूजन और आरती के बाद सीएम योगी ने कन्याओं को नवमी का भोग लगाया और प्रसाद खिलाया। एक एक कन्या को सीएम योगी ने अपने हाथ से प्रसाद परोसा। महानवमी के अवसर पर दुर्गा पूजा पंडालों में सबसे ज्यादा रौनक बंगाल में होती है। दुर्गा पूजा पंडाल के जरिए लोग अपनी मन की भावनाओं को भी जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत के खिलाफ 50% से ज्यादा टैरिफ लगाया है, तब से भारत में कई लोग ट्रंप पर भड़के हुए हैं। कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडाल में ट्रंप को महिषासुर के तौर पर दिखा दिया गया। यह तस्वीर कोलकाता में बने एक दुर्गा पंडाल की है, जहां ट्रंप को महिषासुर के तौर पर दिखाया गया।
कोलकाता ही नहीं, बिहार के बेगूसराय में भी ट्रंप को दुर्गा पंडाल में महिषासुर के तौर पर दिखाया गया। ये तस्वीर देखिए, यहां भी ट्रंप को दिखाया गया है महिषासुर, ये देखिए पीछे खड़ा है। और कई दूसरी जगहों पर दुर्गा पंडाल सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बने दुर्गा पंडाल की है, जिसे अक्षरधाम मंदिर की थीम पर तैयार किया गया। ओडिशा के मयूरभंज की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं, जिसे आदिवासी थीम पर बनाया गया। एक से एक पंडाल बनाया बॉस लोगों ने, देखिएगा तो मन गदगद हो जाएगा। आप हर जगह तो जा नहीं सकते, इसलिए हम पाठशाला में सब जगह की तस्वीर लेकर आए। किस दिन 21 अटैक। यूपी में आदमखोर भेड़िए के खात्मे के लिए सीएम योगी ने क्या आदेश दिया है, अब इसका चैप्टर। यूपी में आदमखोर भेड़िए ने करीब 1 महीने से आतंक मचाकर रखा है, लेकिन अब जल्दी ही आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदमखोर भेड़ियों का आतंक वाले का जहां पर आतंक है उस इलाके का एरियल सर्वे करके उनके सफाई का अल्टीमेटम दे चुके हैं। सीएम योगी का साफ आदेश है कि हर हाल में आदमखोर भेड़िए का आतंक खत्म होना चाहिए, फिर चाहे आदमखोर भेड़िया जिंदा पकड़ा जाए या मुर्दा। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 21 दिनों में आदमखोर भेड़िए 21 हमला कर चुका है। भेड़िए के हमले में अब तक 4 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भेड़ियों का खौफ ऐसा है कि लोग रात में लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। बच्चों को सुलाने के लिए लोगों को घर के पास मचान बनानी पड़ी है, क्योंकि आदमखोर अचानक कहीं से निकलकर हमला कर दे रहा है। इलाके के लोगों का दावा है कि भेड़िया 1 या 2 नहीं है, 15 से 20 खूंखार भेड़ियों का झुंड इलाके में घूम रहा है, ये लोग दावा कर रहे हैं। ऐसे में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी टीम के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये आदमखोर भेड़िए पकड़ में क्यों नहीं आ रहे। आज पाठशाला में बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। आदमखोर भेड़िए के खात्मे के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जा चुका है और इस बार भेड़िए ने बुजुर्ग दंपत्ति को अपना निवाला बना लिया। दोनों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। आदमखोर भेड़ियों ने बुजुर्ग दंपत्ति पर उस वक्त हमला किया जब वो रात को खेत की रखवाली करने के लिए गए थे। रात को करीब 1 बजे खाना खाने के बाद दोनों खेत में ही बनी झोपड़ी में सो गए। शवों को देखकर वन विभाग की टीम ने बताया कि भेड़ियों ने पहले बुजुर्ग दंपत्ति के गले पर वार किया और फिर उनके हाथ पैर चबाकर खा गए। भेड़िए दोनों के शरीर का ऊपरी हिस्सा भी खा गए। गांव वालों का दावा है कि बुजुर्ग दंपत्ति का शिकार करने से पहले भेड़ियों ने 3 और लोगों पर हमला किया, जिसमें तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। आदमखोर भेड़िए की दहशत ऐसी है कि इलाके के लोग रात को बच्चों को घरों में सुलाने तक से डर रहे हैं। बच्चों को भेड़िए के हमले से बचाने के लिए लोगों ने घरों के पास करीब 10-10 फीट ऊंची मचान बना ली। ऐसी इन्हीं मचानों में बच्चों को सुलाया जा रहा है ताकि भेड़िया उन तक पहुंच ही ना पाए। सोचिए बच्चा कहां सो रहा है। घरों के बाहर बनी मचान से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, लोग कितने डर में जी रहे हैं। गांव इस वक्त सन्नाटे में पसरे रहते हैं। अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि दिन का समय है। देखिए गांव की गलियां सूनी हैं, इक्का दुक्का कोई घर के सामने खड़ा नजर आएगा। डर इतना है भेड़िए का कि लोगों ने सोने के लिए व्यवस्थाएं अपने आप सुरक्षा करना शुरू कर दी है। हर घर में इस तरह की मचान बना ली गई है ताकि बच्चों को कम से कम सुरक्षित तरीके से सुलाया जा सके। रात भर घर के बड़े लोग पहरा देते हैं, यहां तक भेड़िया न पहुंच सके, बच्चे उसकी पकड़ से दूर रहे, इसलिए ऊंचाई पर ये मचान की व्यवस्था की गई है। दादा क्या नाम है आपका? रामधीराज। अच्छा, तो आपने ये अलग से व्यवस्था कर ली? हाँ जी, वही पर पकड़ा जाता है, हम सो रात में अच्छा, सोया जाता है और जागा जाता है। तो कब ये आपने बनाया, कब दिमाग में आया? होगा 1 हफ्ता से ज्यादा होगा। जब डर ज्यादा बढ़ा तो आपको लगा कि अब सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी? हाँ साहब। लोगों का डबल तनाव है। बच्चे नीचे सो रहे हैं तो भेड़िए का तनाव, ऊपर मचान पे सो रहे हैं तो नीचे ना गिर जाएं सोते सोते उसका तनाव। सीएम योगी के अल्टीमेटम के बाद वन विभाग की टीम ऑपरेशन भेड़िया पार्ट 2 में जुट तो चुकी है, तलाश भी कर रही है, कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चला रही है। ड्रोन कैमरों से भेड़ियों की लोकेशन मिलते ही वन विभाग के शूटर्स अपनी बंदूक लेकर निकल पड़ते हैं। सीएम योगी ने भी सख्ती के दिखाई है और डीएम और एसपी पर लगातार भेड़ियों के हमले से प्रभावित इलाकों में कैंप करने के लिए कहा है। आदमखोर भेड़िए के पकड़ने के लिए 21 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। भेड़िए को मारने के लिए बाहर से शूटर्स को बुलाने का आदेश दिया गया है। भेड़ियों की लोकेशन पता करने के लिए हाईटेक थर्मल ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजड़े भी लगा दिए गए। लेकिन इन इंतजामों के बीच भी जिस तरह भेड़िए के हमले जारी हैं, उससे गांव के लोग दहशत में, उनकी नींद उड़ी हुई। रात के अंधेरे में लाठी डंडे लेकर लोग गश्त पर निकल जाते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। दिन के वक्त भी हल्की सी हलचल होने पर गांव के लोग ढोल और लाठी डंडे लेकर भेड़िए को पकड़ने के लिए निकल जा रहे हैं।
भेड़िए की दहशत पर ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट देखिए। रात जरूर सन्नाटे से भरे होती है, लेकिन दिन में इस तरह से शोर शराबा बहराइच के गांव की हकीकत बन गया है। जहां भी सूचना मिली कि भेड़िया आ रहा है, भेड़िया कहीं देखा गया है, उसके बाद गांव वाले ऐसे एक्टिव हो जाते हैं। अभी देखिए, किसी ने बताया कि ईख में भेड़िया हो सकता है, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं। ढोलक भी बजाई जा रही है ताकि शोर हो सके। हाथों में लाठी डंडे हैं, बल्लम भी है। जैसे ही आहट होती है कि भेड़िया हो सकता है, ऐसे ही गांव में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दादा, तो भेड़िए की सूचना मिलते ही ऐसे ही। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट सोचा है कभी का, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। क्या आपने कभी सोचा है कि ना 8 दिन ना 10 दिन, नवरात्र 9 दिनों का ही क्यों होता है? इसकी वजह आपको बताता हूं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने असुर राजा महिषासुर को हराने के लिए 9 दिनों तक भीषण युद्ध लड़ा था। इन 9 दिनों के युद्ध में देवी दुर्गा ने 9 अलग अलग अवतार लिए और 10वें दिन महिषासुर का वध किया। इसलिए अच्छाई की बुराई पर जीत के पर्व नवरात्र के 9 दिन देवी दुर्गा के इन्हीं 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। यानी देवी ने 9 रूप लिए, इसलिए 9 दिन पूजा अलग अलग रूप की, इसलिए नवरात्र। 10वें दिन को ही विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जो महिषासुर पर मां दुर्गा की विजय का प्रतीक भी। आज के लिए